मूवी की स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है हैदर। वो शेडी साइड के एक मॉल में काम किया करती थी। अब वहाँ पर रैन भी आ जाता है जो कि हैदर का फ्रेंड था। तभी हम देख पाते हैं कि रैन को मॉल में से किसी की आवाज सुनाई देती है और फिर रैन वहाँ से चला जाता है। अब मॉल में हैदर अकेली होती है और तभी उसके साथ में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती है, जैसे कि उसके स्टोर की बुक्स अपने आप ही गिरने लगती है और तभी अचानक एक स्कल मार्क्स पहना हुआ किलर हैदर पर अटैक कर देता है। हैदर उससे बचने की कोशिश करती है बट वो उसको स्टैब कर देता है और जब हैदर उसका मार्क्स हटाती है तो वो और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त रायन और तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कि रायन को शूट करके उसे मार देता है। अब हमें पता चलता है कि शेडी साइड में ऐसे ब्रूटल मैसेकर्स हर कुछ सालों में होते रहते हैं और ये इंसिडेंट भी उनमें से ही एक था। और यहाँ के लोगों का मानना था शेडी साइड पे एक सैरा फियर्स नाम की विच का कर्स है 1666 में फांसी दे दी गई थी। मूवी प्रेजेंट सीन में शिफ्ट होती है जहाँ पर हम डीना को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड सैम से ब्रेकअप कर चुकी थी। दूसरी ओर हम डीना के भाई जॉर्ज को देख सकते हैं जो कि काफी इंटेलिजेंट होता है और वो हमेशा ही किसी क्वीन ऑफ एयर एंड डार्कनेस नाम की यूजर नेम की लड़की से चैट किया करता था। जॉर्ज और डीना शेडी साइड के ही रहने वाले थे और जॉर्ज हमेशा से शेडी साइड पे हो रहे इंसिडेंट्स पे रिसर्च करता रहता है। सीन शिफ्ट होता है और डीना अपने स्कूल फ्रेंड्स केट एंड साइमन से मिलने जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों स्कूल में ड्रग डीलिंग करा करते थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेडी साइड के स्कूल का सनीविल्स के स्कूल के साथ में एक फुटबॉल मैच है। अब सनीविल्स एक काफी ब्यूटीफुल जगह होती है बट यहाँ के लोग शेडी साइडर्स को पसंद नहीं करा करते। अब यहाँ पर डीना सैम को एक पीटर नाम के लड़के के साथ देखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डीना का सैम के साथ ब्रेकअप इसलिए हुआ था, सैम शेडी साइड से सनीविल मूव कर गई थी। कुछ देर बाद दोनों ही ग्रुप के कुछ लड़कों के बीच में झगड़ा होने लगता है जिसके कारण उनका फुटबॉल मैच भी कैंसिल हो जाता है और अब वो लोग अपनी बस में वापस शेडी साइड जा रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं कि डीना को सैम दिखाई देती है जो कि अपने सनीविल्स के फ्रेंड के साथ उनकी बस को चेज कर रही होती है। डीना भी बस में पड़ा एक पेंट से भरा ड्रम उनकी कार के आगे फेंक देती है। बाद उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो लोग बस रोककर कार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे किसी को ज्यादा चोट नहीं आई थी बट सैम की नाक से भी बहने लगता है और उसे एक विच का विजन भी आता है। कुछ देर बाद वहाँ पर ऑफिसर निक भी आ जाते हैं और वो उन सबके बयान लेने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डीना को उसके घर पर देखते हैं और कोई उसकी डोरबेल बजा रहा होता है। वही मार्क्समैन खड़ा होता है जो कि मूवी में पहले दिखाया गया था। डीना सोचती है शायद पीटर होगा क्योंकि उसने एक्सीडेंट के बाद डीना को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब डीना ये बात केट और साइमन को बताती है। वो दोनों अपने घर पर एक बच्चे को बेबी सिट कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों को कांच टूटने की आवाज आती है और जब वो देखते हैं तो वहाँ पर वही मार्क्समैन होता है। वो वहाँ पर बस उनके कपड़े चेक कर रहा था और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद वो बच्चे को नेबर के पास छोड़कर डीना से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। डीना ये डिसाइड करती है कि वो हॉस्पिटल जाकर पीटर से इस बारे में बात करेगी। उसके साथ केट, साइमन एंड उसका भाई जॉर्ज भी जाता है। अब हॉस्पिटल में डीना सैम से मिलती है और सैम का कहना था कि पीटर सुबह से हॉस्पिटल से बाहर ही न गया है। तब अचानक वो मार्क्समैन पीटर को स्टैब करके उसे मार देता है। डीना सैम के साथ वहां से भागने लगती है। अब दोबारा उस किलर का मार्क्स उतर जाता है और हम देख पाते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि रायन ही है कि ऑफिसर निक ने हेडशॉट कर दिया था। बट अब वो सेरा फियर्स के कर्स में था और वो पॉजेस होकर के उन सबकी जान के पीछे पड़ा था। अब उन्हें पता चलता है कि वो मार्क्स किलर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाते हैं बट पुलिस भी उनकी इस बात का यकीन नहीं करती। साइमन टॉयलेट करने जाता है तो वहाँ पर उसे एक हॉट अकेली लड़की गाना गाते हुए दिखती है। वो उसे बात करने की कोशिश करता है तो वो उस पर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर डीना आकर उसे शूट कर देती है। वो लड़की अपने आप ही हील होने लगती है, यानी कि उसको भी सेरा फियर्स ने पजेस कर लिया था। वो सब डीना के घर पर आ जाते हैं और वहाँ उन्हें जॉश बताता है कि इस लड़की का नाम रूबी लेन है और ये 1965 पे मर चुकी है, ठीक रायन की तरह, जिसके बाद उन सबको सेरा फियर्स के कर्स पर विश्वास होने लगता है। और जॉश के मुताबिक 1666 से कोई ना कोई शेडी साइड में ऐसा साइको किलर बन जाता था और वो इन मैसेकर्स को अंजाम दिया करता था। सैम उन सबको बताती है कि उसने एक्सीडेंट वाली रात उस सेरा फियर्स को देखा था, विच मीन्स कि ये सब भी अब कर्स्ड है। वो सब लोग इंसिडेंट स्पॉट पर जाते हैं, यहाँ पर उन्हें सेरा फियर्स की ग्रेव मिलती है और वो सोचते हैं कि एक्सीडेंट के कारण लोगों ने शायद सेरा फियर्स की ग्रेव खराब कर दी होगी, जिस कारण अब वो उन सबसे बदला ले रहे हैं। और वो ये सब सोच उसकी कवर को ठीक करने लगते हैं। बट इसके बावजूद भी एक मार्क्समैन एक्स सैम पर अटैक करता है और वो सब डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो सब समझ जाते हैं कि उन किलर्स को सिर्फ सैम चाहिए क्योंकि उन्होंने सैम के अलावा किसी और को छुआ भी नहीं था। जॉर्ज उन्हें बताता है कि वो किलर सैम का ब्लड को ट्रेस करके उस तक पहुँचते हैं, इसलिए वो केट और डीना के घर पर आए थे क्योंकि डीना के शू एंड साइमन की शर्ट पर सैम का ब्लड लगा हुआ था। जॉर्ज एक प्लान बनाता है जिसमें वो सैम को एक चारे की तरह यूज करके उन किलर्स को ट्रैप में फंसा कर देगा। इसके बाद वो इन सब की तैयारी करने लगते हैं। सबसे पहले तो वो नए कपड़े पहन लेते हैं जिस पर सैम का ब्लड नहीं लगा हो। इसके बाद में वो सैम के ब्लड से 3 अलग अलग लाइंस बनाते हैं जो कि आगे जाकर बाथरूम में मिलती थी। वो सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही होता है और सभी किलर्स खून को ट्रेस करते हुए बाथरूम में आ जाते हैं। तभी सैम एक विंडो से भाग जाती है और डीना रूम के अंदर ब्लास्ट कर आग लगा देती है, जिसे कुछ देर बाद में वो लोग बुझा करके उस बाथरूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सारे किलर्स के एक एक बॉडी पार्ट उड़ गए हैं
और तभी वो किलर्स दोबारा रीजनरेट होने लगते हैं। सबके बाद में केट को लगता है कि सैम को उन किलर्स के हवाले करना ही होगा। इसके बाद वो अपने आप को ही उन किलर्स के पास ले जाने लगती है। इस सब के बाद जॉस अपने रिसर्च में मिला एक पेपर को पढ़ता है जिसमें 1978 के एक इंसिडेंट के बारे में लिखा था और उसमें खास बात ये थी कि उसमें एक लड़की का जिक्र था जो कि 1978 के कर्ज हादसे के बाद में बच गई थी और अब डीना और सैम को बचाती है और ये सब एक रूम में अपने आप को लॉक कर लेते हैं। अब वो किलर्स रूम के डोर को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब तक वो सब फोन की मदद से सी बर्मन को कॉल लगाते हैं जो कि 1978 शेडीसाइड इंसिडेंट की सर्वाइवर थी। बट कोइंसिडेंटली वो कॉल नहीं लगता और वो जाकर वॉइस मेल में सेव हो जाता है। अब जॉस उस आर्टिकल को दोबारा पढ़ता है तो वो देखता है कि सी बर्मन कुछ देर के लिए मर गई थी, यानी कि उनके हार्ट बीट कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी और जब उन्हें दोबारा जिंदा किया गया तो वो कर्ज उन पर से हट चुका था, यानी कि अब सैम को बचाने के लिए पहले उसे मारना होगा और उसके बाद में सीपीआर देके उसे जिंदा करना होगा, तब ये कर्ज ठीक हो सकता है। अब वो साइमन के स्टोर में जाते हैं जहाँ पर साइमन उन्हें बोलता है कि वो सैम को काफी सारे ड्रग के डोज देकर उसकी हार्ट बीट कुछ देर के लिए बंद कर देगा और बाद में वो उसे एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाकर उसे जिंदा कर लेगा। और उसे ये सब इसलिए मालूम था क्योंकि वो इस सब को पहले अपने भाई पे आजमा चुका था। सैम ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देती है बट तब तक वो किलर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और उन किलर्स को रोकने के चक्कर में केट और साइमन दोनों ही मारे जाते हैं। अब ये किलर्स डीना की तरफ बढ़ रहे होते हैं जो कि सैम को डुबाकर मार रही होती है, बट एंड मौके पे डीना सैम को मार देती है। इसके बाद में वो किलर्स वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो जॉस के साथ मिलकर उस पर एड्रेनलिन इंजेक्ट करती है और कुछ देर बाद में सैम को होश आ जाता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिसर निक इन तीनों का बयान दर्ज करते हैं, वो सब इसे एक हादसा बता करके टाल देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और जिसमें सब कुछ एकदम नॉर्मल हो चुका था। यहाँ पर डीना और सैम वापस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। डीना के लैंडलाइन पर सी बर्मन का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है विच कभी नहीं मरती और ये कर्ज भी कभी खत्म नहीं होता। जिसके बाद में सैम भी पजेस होकर के डीना पर अटैक करती है बट वो जॉस के साथ मिलकर उसे रस्सी से बांधकर सी बर्मन के घर ले जाते हैं जो कि इन्हें 1978 शेडीसाइड किलिंग की स्टोरी बताती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वॉच दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद एक्सके एक्सप्लेनर। थैंक यू।